हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है जल जल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से 2023-2024 में टोटल 9 प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से। छोटा सा प्रश्न है छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से 9 प्रश्न पीछे पूछे गए हैं सिर्फ 2 साल में। तो इस तरीके से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ इसमें आपको समझनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। और यहाँ से आपको एज इट इज़ एक आधे प्रश्न या 1-2 प्रश्न तो आपको मिलने ही हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करेंगे सीधा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, शुरुआत से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो चैप्टर था हमारा 4th चैप्टर, वह था वायु वाला। कौन सा चैप्टर था? वायु वाला, जिसमें हमें ढेर सारे प्रश्न मिले थे पीवाईक्यू में। ओके, यह चैप्टर जल के बारे में है। आइए जल को समझते हैं। देखिए, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? जल के बारे में सोचने पर हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे चित्र बनते हैं, जैसे नदी, नाले, झरने, है ना, और आपके सागर, महासागर हो गए। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। हम लोगों ने भी बहुत अपनी नावें चलाई हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा पानी गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? कौन उसको पी जाता है? आखिर वो जल जाता कहाँ है जिसमें पहले हम नाव चला रहे होते हैं, बाद में वहाँ सूखी रेत हो जाती है? सूर्य के ताप के कारण, सूर्य की ऊष्मा के कारण, सूर्य की टेम्परेचर की वजह से जल वाष्पित हो जाता है। जो हमारा पानी है वो भाप के रूप में उड़ जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर, संघनित का मतलब होता है किसी गैस का तरल रूप लेना, गैस का तरल रूप ले लेना संघनित कहलाता है। तो जो पानी यहाँ से वाष्पन के रूप में था, वाष्प के रूप में था, वो जब ठंडा होता है तो तरल पदार्थ बन जाता है और संघनित होकर के फिर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। वह जल जो वाष्पित होकर के ऊपर गया, ऊपर जाकर के जब वो ठंडा हुआ तो संघनित हुआ और फिर इन्होंने बादलों का रूप लिया और उसके बाद फिर ये बारिश के रूप में, हिम के रूप में, ओले के रूप में नीचे गिर जाता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जिस प्रोसेस में जो जल है लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। पहले पानी था, ठीक है, फिर वाष्प बना, फिर वो संघनित हुआ, फिर तरल पदार्थ बना, यानी कि फिर वो जो है कि पानी का रूप उसने लिया, फिर वो धरती पर आया या ओले के रूप में आया, हिम के रूप में नीचे आया। इस तरीके से बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। उसको जल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड? जल चक्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला क्या होता है? जैसे थलशाला का मतलब जैसे कोई चीज़ है उसके चारों तरफ इस तरीके से घेरा बना देना या घेरा होना, यही थलशाला कहलाता है। यहाँ पे आप थलशाला का चित्र देख सकते हैं, ये थलशाला है। ओके, और यहाँ भी दिया है थलशाला क्या है? ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम बर्तन होता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी क्या है? थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। कोई नया पानी कहीं से नहीं आ रहा है। जो शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वो आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो और आज हम उससे हरियाणा के खेतों में, यूपी के खेतों में उससे हम सिंचाई कर रहे हैं। अमेजन नदी में बहने वाला पानी आज सिंचाई के काम आ रहा है। क्यों? वहाँ से उड़ भाप बन करके बादलों में गया, बादलों से बादल उड़ करके इधर उधर कहीं बारिश हो गई, वो पानी अब वहाँ पे नीचे आ गया। इस वजह से अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। जहाँ पे जो जल है वह अलवणीय है, जिसमें लवण की मात्रा नहीं है या ना के बराबर है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है।
ठीक है। महासागरों का पानी, समुद्रों का पानी जो है वो लवणीय होता है, यानी कि उसमें लवण होते हैं, खारा पानी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। किसमें? समुद्रों के जल में या महासागरों के जल में। तो ये लवणीय क्यों होता है, आपसे कारण पूछेगा तो इसमें लवण उपस्थित होते हैं, इस वजह से ये जल लवणीय जल होता है। यहाँ पे ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है जल चक्र को। जो पानी यहाँ नदी में बह रहा है वह वाष्पित हो रहा है, वाष्पित होकर के ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर जा कर के फिर बाद में क्या होता है, ये संघनित हो जाता है और बादलों का रूप ले लेता है। बादल के रूप में फिर ये ऐसे बारिश होना शुरू होती है, वर्षण हो रहा है, बारिश हो रही है, फिर नीचे धीरे धीरे धरती पर आ जाता है। ओके, धरती पर गिरता है, पहाड़ों पर गिरता है, पहाड़ों से फिर ये इस तरीके से पानी फिर नीचे नदियों में आ जाता है, फिर ये वाष्पित हो जाता है। तो ये जल चक्र चलता रहता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। यह मानचित्र है और इसके बारे में पहले भी हमने आपको समझाया था, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें ये बताया गया है कहाँ पे अमेजन नदी है, हमने आपको पहले ही बताया था दक्षिण अफ्रीका में ये अमेजन नदी बह रही है, ये उत्तर अमेरिका है, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसमें दी हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से जल का वितरण समझ लेते हैं क्या है। देखिए, जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना? 3/4 भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यानी कि जो स्थल मंडल है उससे ज़्यादा जल मंडल है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या कारण है कि हम आज बोतलों में पानी पी रहे हैं जबकि इतना पृथ्वी पर पानी है उसके बावजूद? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का परसेंटेज देखिए। महासागर की अगर बात करें तो महासागरों में जल की मात्रा 97.3% है। बर्फ छत्रक के रूप में 2.0% है। भूमिगत जल हमारा 0.68% है। झीलों का अलवण जल वह 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%। वायुमंडल में 0.0019% और नदियों में 0.0001%। तो इस तरीके से ये हमारा पृथ्वी पर जल उपस्थित है। आप यहाँ पे इसकी परसेंटेज को देख सकते हैं। लवणता क्या है? देखिए, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा, 1000 ग्राम जल में जो नमक की मात्रा होती है उसे लवणता कहते हैं कि इस जल में इतनी लवणता है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। महासागर की जो एवरेज लवणता है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इतनी बात क्लियर होती। अब हम आगे बढ़ते हैं। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है इजराइल के मृत सागर में कितनी लवणता होती है, तो वहाँ 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लब कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिससे हमको कुछ खास लेना देना नहीं है और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हैं, इसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है जो दी गई हैं। अब महासागरीय परिसंचरण की बात कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। महासागरीय परिसंचरण की बात करते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, अच्छा फील होता है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ताल एवं झील का जो जल है वह शांत रहता है। इसके अपोजिट जो महासागरीय जल है वो हमेशा मूवमेंट करता है, गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे ये जो गति होती है वो तरंगों के रूप में होती है, ज्वार के रूप में होती है, भाटा के रूप में होती है, धाराएं, गर्म धाराएं, है ना, और ठंडी धाराओं के रूप में होती है, जैसे लेब्राडोर धारा हो गई, गल्फ स्ट्रीम धारा हो गई। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 22 मार्च जो है वह विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो पिक्चर आपके सामने है ये प्रशांत महासागर की पिक्चर आप देख पा रहे हैं। तरंगों की बात करेंगे, देखिएगा जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती यानी हवा चलती है, वायु, ठीक है, तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। पवन किसे कहते हैं? गतिमान वायु को पवन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था जितनी ही तेज पवन बहेगी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। भाई जितनी तेज हवा चलेगी जाहिर सी बात लहर उतनी बड़ी होगी, तरंगे उतनी ज़्यादा उठेंगी, है ना। ठीक है, तरंगों के रूप में और समझते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतर चैप्टर। तरंगे क्या है? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। गेंद फेंक दीजिए, जब लहर आएगी तो उसके साथ में गेंद फिर से वापस आ जाएगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तब इसे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, जल का ऊपर उठना गिरना तरंगे कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, समझिए। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब तूफान आता है तो वायु बहुत तेज चलती है जिस वजह से विशाल बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। जो समुद्र तट पर, महासागर के तट पर जो भी क्षेत्र हैं वहाँ बड़ा विनाश हो सकता है, हो भी जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये होता है कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली, सोचिए 1 मीटर 2 मीटर 3 15 मीटर की ऊंचाई वाली बड़ी बड़ी तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। कितना मापा गया? 150 मीटर। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। ओहो, 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। कौन सा पॉइंट डूब गया था? इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी जो है यह जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं इसलिए इन्हें पोताश्रय तरंगे कहा गया है। सुनामी का एक यहाँ पे पृथ्वी पर जो तांडव हुआ था उस तांडव की भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। अधिकेंद्र का था सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। कितनी? 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अचानक गति उत्पन्न हो गई। इस कारण ये भूकंप आया था। ठीक है, रीज़न क्या रहा? ये कारण आपके सामने आया। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल में अचानक से गति उत्पन्न हुई। जब गति उत्पन्न हुई तो फिर इसने भूकंप का रूप धारण किया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया, इसीलिए अचानक इतनी गति हुई। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फिर अतः दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जो भारतीय प्लेट थी वह बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। तो इस वजह से जल वापस समुद्र की तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप
पूरी तरीके से डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था वो भी पूरी तरह से क्या हो गया, वो भी पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की जो लंबाई वो कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ उनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई। सुनामी तरंगे कहाँ गई? 3 किलोमीटर तक की गहराई तक, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक सबसे अधिक इन पर प्रभाव पड़ा। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। आपको पिछली वीडियो में हमने बताया भी था किस तरीके से जानवरों के व्यवहार के माध्यम से पता चल जाता है कि कोई भूकंप आने वाला है, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। ओके, प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती हैं। ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर में अधिक आती हैं, हिंद महासागर में कभी कभी, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा जो विनाश हुआ वो नज़र आ रहा है, किस तरीके से गाड़ियाँ डूब गई हैं, घर डूब गए हैं, और ये आपको सामने नज़र आ रहा है। एक आगे और थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समझते हैं। देखिए, पॉइंट कहता है कि दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वो पिछले कई 100 वर्षों की सबसे अधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की बहुत अधिक हानि हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है। तो सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जो किनारा होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ जल में बहुत तेजी से कमी आ जाती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। ये इसका पहला संकेत है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे, जबकि उन्हें जाना चाहिए था दूर। और उन्होंने जब जल में इतनी तेज़ी से कमी आई तो वो उसको देखने के लिए पास में आए। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की वहीं पर मृत्यु हो गई, क्योंकि वो इसको देखना चाह रहे थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं ज्वार भाटा को। ज्वार भाटा क्या होता है, समझिए पॉइंट। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। और समझिए, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। नोट कर लीजिए, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए कि ज्वार भाटा क्या है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, और सबसे अधिक ऊंचाई तक, सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को अगर डुबो दे तो वो ज्वार कहलाएगा। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक, ठीक है, जो लोवेस्ट लेवल है वहाँ तक आ जाता है तो तट से पीछे चला जाता है, इसे फिर भाटा नाम दिया जाता है। ज्वार भाटा समझ में आया? वेरी गुड। अब यहाँ पे पॉइंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, समझाते हैं आपको। पॉइंट कहता है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा क्यों आता है? सूर्य यहाँ पे है, चंद्रमा ये रहा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये पृथ्वी यहाँ पे है,
इधर सूर्य है, इधर चंद्रमा है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ गए हैं। ये कब की बात है? ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में ऐसा होता है। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। ऊंचे ज्वार कब उठते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं तब क्या होता है? ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहत ज्वार भी कहा जाता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। रिजल्ट ये होता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार भाटे को लघु ज्वार भाटा नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं लघु ज्वार भाटा। इस कंडीशन में जब आएगा, इधर सूर्य होगा, चंद्रमा, तब होगा लघु ज्वार भाटा। और जब तीनों एक सीध में आ जाएंगे तब वृहत ज्वार भाटा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिए पॉइंट को। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जल स्तर को तट की ऊंचाई तक, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं उच्च ज्वार। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। कैसे? उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियों को आसानी से पकड़ पाते हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पूछा भी है शायद। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब हम महासागरीय धाराओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, महासागरीय धाराएं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न रिपीटेड है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं, जो महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, गर्म भी होती हैं, ठंडी भी होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। जो भूमध्य रेखा होती है, इसके निकट जो उत्पन्न होती हैं वो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। भाई, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे ध्रुव यहाँ पे होता है, तो ये इधर इसकी तरफ चलेंगी, यहाँ से उत्पन्न होंगी और फिर ध्रुव की तरफ जाएंगी, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक है, इधर प्रवाहित होंगी। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होते हैं। जो ठंडी धाराएं होती हैं ये ध्रुव हो गए, यहाँ पे ये विषुवत रेखा है। ठंडी धाराएं ध्रुवों, ये ध्रुव यहाँ पे होते हैं। आपको पहले ही पता है कि जो ध्रुव होते हैं यहाँ शीत कटिबंध, यानी कि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। ठंड इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती, तो यहाँ ठंड रहती है, जिस वजह से यहाँ की जो धाराएँ हैं वो भी ठंडी होती हैं। और जो ध्रुवों से जो धाराएं प्रवाहित होती हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि इधर विषुवत रेखा की तरफ, या फिर यूँ कहें ये जो यहाँ पे उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, इधर वो प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, लेब्राडोर से भी और गल्फ स्ट्रीम से भी पूछा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। धाराएं गर्म होंगी तो स्थलीय सतह का तापमान भी गर्म हो जाएगा। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट जो है वो इसी के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे एक मानचित्र दिया है, ये दिखा रहा है, ये जो है वो गल्फ स्ट्रीम है और ये लेब्राडोर धाराएं हैं। ठीक है, ये आपका विषुवत रेखा है और यहाँ से कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कैसा मौसम होता है? कोहरे वाला। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये चैप्टर हमारा इस तरीके से होता है कंप्लीट। आइए अब इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कहता है महासागरीय जल का
लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या फिर इसको सुनामी कहा जाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में टाइड्स भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है वह राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है इन प्रश्नों का आंसर देने के लिए। जब आप एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ पाएंगे तभी आप 60 में से 50-55 नंबर ला पाएंगे। विदाउट एनसीईआरटी आप नहीं जो है कि सीटेट क्रैक कर सकते हैं एसएसटी का पोर्शन। निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? सीटेट सोशल साइंस एग्जाम डेट 29 जनवरी 2023 का प्रश्न है कि सुनामी का पहला संकेत कौन सा होता है। इस प्रश्न के ऑप्शंस नीचे दिए हैं, ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा। कहता है तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आ जाती है, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग या फिर तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। हमने आपको बताया था कि सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है जो तटीय क्षेत्र का जल होता है उसमें तेज़ी से कमी आ जाती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पे जल में तेज़ी से कमी आ जाती है। इट मीन्स ऑप्शन आपका बी, विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन, यानी तटीय क्षेत्र से जल में कमी आ जाती है। इस तरीके से जो ऑप्शन बी है आपका वह राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कहता है, यहाँ पे बड़ा प्रश्न है, कहता है कि अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए और ज्वार के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्टेटमेंट और कारण को पहचान ही नहीं पाते। अभी देखिएगा, हम आपको समझाते हैं। कथन कहता है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कारण कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। इसमें क्या सही रहेगा? ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है या नहीं करता है? देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया है। जो ऑप्शन ए था हमारा वो कह रहा था, अभिकथन कह रहा था कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में क्या होता है, सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। यहाँ ऐसे इन्होंने पॉइंट बनाया है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कारण क्या दिया है? कारण दिया है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं। और क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा, देखिए सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। ठीक है, जिसके कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो ये इस तरीके से घुमा फिरा के ये आपको देंगे, लेकिन यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ा था ना कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, यही इसका रीजन है। और जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट आता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होकर के उच्च ज्वार आ जाते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं और इस समय जो है सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे हमने आपसे कहा कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार क्यों उठते हैं, रीज़न बताओ। तो आप कहेंगे क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो जाते हैं इस वजह से, और सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे ए की जो है वो आर सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन जो ए रहेगा वो राइट हो जाएगा। हम अगला प्रश्न लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न फिर बड़ा प्रश्न है, कहता है भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों ए बी और सी तीन विद्यार्थी हैं जिनके द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। उन्होंने कथन क्या बनाए हैं? कथन बनाए हैं कि विद्यार्थी ए कहता है जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। बी कहता है
तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। तेज वायु चलने पर सुनामी थोड़ा ना उत्पन्न होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। विद्यार्थी सी कहता है कि ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। आइए आंसर देखते हैं इसका। जो विद्यार्थी ए था वो कह रहा था कि जब तेज वायु समुद्री सतह पर या सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है, यानी कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, हवा चलती है, वायु चलती है, तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहेगी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो विद्यार्थी ए की बात सही है। जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर, यहाँ पे दिया है समुद्री सतह पर, ठीक है, पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहेगी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो विद्यार्थी जो ए है उसकी बात में दम है, वो बात ठीक कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न हो गई, तो बी की बात कट जाएगी यहाँ पे। सी कह रहा था ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो इसमें जो ज्वार भाटा है ये भी तरंगों के ही प्रकार होते हैं। इस तरीके से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट रहेगा। इसमें हम चले जाएंगे केवल ए और सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। लेब्राडोर धारा एक है। जो लेब्राडोर धारा है वह कैसी धारा है, शीत जल धारा, गर्म जल धारा, किनारी धारा या फिर सतही धारा। आइए आंसर देखते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा, लेब्राडोर जो धारा है यह शीत जल धारा है और गल्फ स्ट्रीम जो धारा है यह गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर शीत जल धारा है। लेब्राडोर कैसी धारा है, लेब्राडोर कोल्ड करंट यानी कि शीत जल धारा है। गर्म जल धारा कौन होगी, जो गल्फ स्ट्रीम है वह गर्म जल धारा होगी। ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं। बाढ़, क्या ये बारिश का एक प्रकार है, नहीं ये बारिश का प्रकार नहीं है, इसलिए कट जाएगा। हिम, हाँ, जो पानी नीचे से भाप बन के ऊपर जाता है वो स्नो के रूप में, ओला के रूप में, हिमवृष्टि के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर दिया है ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा हिमवृष्टि के रूप में धरती पर आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन बाढ़ है वो हट जाएगा, बाकी तीनों सही है, यानी कि बी सी डी सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी सी डी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जलधाराओं का उदाहरण है, ठीक है। ठंडी जलधाराएं, जो लेब्राडोर धाराएं होती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित कथन ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, बिल्कुल। कारण क्या है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, इस वजह से जो जल है महासागर का वो लवणीय हो जाता है। सीधा सा सिंपल सा आंसर है इसका। रीजन भी ठीक है। जैसे ये जो आर वाला है यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे हमने आपसे कहा कि महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, क्यों, तो आपने कहा क्योंकि जल में बड़ी मात्रा में लवण घुले होते हैं। तो यहाँ पे आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है, आर एक ही सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही हैं। इट मीन्स हमारा ऑप्शन भी ए वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और बचता है लास्ट। कहता है अभिकथन ए कारण आर को पढ़िए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। कहता है कि महासागरीय तट पर मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कारण क्या है कि उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि मछुआरे बिना कठिनाई के, महासागरीय तट पर मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। क्यों, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर निकट आ जाती हैं, जिससे उन्हें मछलियों को पकड़ने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे दोनों ए और आर सही हैं। आर सही व्याख्या है, ए की। ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड, आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है और लाइक करके कमेंट करके आप हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। हम आपके लिए और मेहनत करने को तैयार हैं। और ये जो क्लासेस हैं अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर करें
और इससे बेहतर बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।